जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी CHSL 2023 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए जीके और जीएस की जो मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की है। मॉक टेस्ट संख्या 8 लेके आया हूं। इससे पहले 7 मॉक टेस्ट मैंने अपलोड कर दिए, उनको आप देख सकते हैं। बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत प्रश्न आ भी रहे हैं एसएससी के एग्ज़ाम में। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, 25 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने हैं, तो उन 25 प्रश्नों का अभ्यास करते हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसी में आपको बता दूं कि इस मॉक टेस्ट में जो प्रश्न है वो 26 से लेके 50 तक शामिल किए गए हैं। मतलब 25 प्रश्न है और क्वेश्चन संख्या 26 से स्टार्टिंग है। तो पहला प्रश्न आपका, कांची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों कांची का जो प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर है ये बनवाया था आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची का कैलाशनाथ मंदिर बनवाया है, ये आप याद रखिएगा। और इस मंदिर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इस मंदिर को बोला जाता है राज सिद्धेश्वर मंदिर। अगर पूछा जाए तो इस मंदिर का ही नाम है राज सिद्धेश्वर मंदिर, ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये जो मंदिर है वो कौन सी शैली में बना होगा? फिर द्रविड़ शैली में। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत के जो मंदिर बनते हैं वो द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो द्रविड़ शैली में ये बनाया गया मंदिर है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो कांची के कैलाशनाथ मंदिर में ये जो मंदिर है ये पल्लव शासकों के दिन है, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा ये बनवाया गया था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। कांची दोस्तों, ये कांची जो है ये आपकी तमिलनाडु में मिलेगी। वर्तमान में जो कांची है ये तमिलनाडु का क्षेत्र है आपका, ये भी आप याद रखिएगा। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कांची का कैलाशनाथ मंदिर बनवाया गया था और ये भगवान शिव को समर्पित है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा गया है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने सिखों की धार्मिक किताब गुरु ग्रंथ साहिब को वर्तमान रूप दिया और निश्चित किया कि यह पुस्तक सिखों की स्थायी गुरु होगी? तो दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों की मतलब 11वीं गुरु मानी जाती है। मानव रूप में 10 गुरु हुए सिखों में, लेकिन 11वीं गुरु है आपकी गुरु ग्रंथ साहिब। तो किसने कहा था ये? तो दोस्तों गुरु गोबिंद सिंह ने। गुरु गोबिंद सिंह ने इस बात को निश्चित किया था कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो सिखों की स्थायी गुरु होगी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों मैं बात करूं गुरु गोबिंद सिंह के बारे में, तो आपको याद रखना है इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना भी की है। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, और खालसा पंथ की स्थापना की है 13 अप्रैल सन 1699 को। 13 अप्रैल सन 1699 ईस्वी को आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी, और इसीलिए हम मनाते हैं बैसाखी का त्यौहार। तो कभी क्वेश्चन आए कि बैसाखी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, इसलिए बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। सिखों के ये 10वें गुरु हैं, और इन्होंने सिखों को 5 के, यानी जिसको ककार बोलते हैं ना, 5 के धारण करना शुरू करवाया था, जिसमें केस, कंघा, कच्छा, कृपाण और ये सब चीज़ें जो सिख लोग धारण करते हैं वो किसने स्टार्ट किया था? वो स्टार्ट किया था गुरु गोबिंद सिंह ने, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन में लिखा है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर ये सिखों के 9वें गुरु हैं, और इन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। हिंद की चादर किसे कहा गया? तो गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर कहा जाता है, और इनकी गर्दन काटी गई थी शीशगंज चौराहे पर। शीशगंज चौराहे पर इस्लाम धर्म को न मानने के चलते औरंगजेब ने इनकी गर्दन काट दी थी। तो ये भी आप याद रखिएगा कि कौन से सिख गुरु थे जिन्हें हिंद की चादर कहा गया, तो वो हैं आपके गुरु तेग बहादुर। दोस्तों गुरु अर्जुन देव की बात करूँ तो सिखों के 5वें गुरु हैं, और इनकी गर्दन जहांगीर ने काटी थी। मतलब इनको मृत्युदंड किसने दिया था? मुगल बादशाह जहांगीर। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। नानक देव की बात करूँ तो सिख धर्म के संस्थापक नानक देव ही हैं। इन्होंने लंगर प्रथा शुरू की थी। सिख धर्म के जो संस्थापक हैं, जो जनक हैं, वो कौन है? आपके गुरु नानक देव, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये आपसे पूछा जाए तो सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, साइमन कमीशन 1927 में किसी भी भारतीय को शामिल न किया जाने का सुझाव किसने दिया था? दोस्तों साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन कहा जाता है। श्वेत कमीशन या श्वेत आयोग या व्हाइट कमीशन साइमन कमीशन को कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति जो था, कोई भी सदस्य वो भारतीय नहीं था, सभी लोग अंग्रेज थे, और अंग्रेजों को शामिल करने का अधिकार किसने दिया था दोस्तों? तो साइमन कमीशन में सारे लोग अंग्रेज होंगे, ये मतलब सुझाव दिया था लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड इरविन के द्वारा ये इस बात का सुझाव दिया गया कि साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य होंगे वो सारे ब्रिटिश होंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं बात करूँ साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन बना तो 1927 में था, लेकिन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था, ये भी आप याद रखिएगा। और इसका विरोध हुआ था बहुत ज़्यादा, और इसके विरोध में एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय।
दोस्तों लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इनके सिर पर एक लाठी लगी और जिसके कारण ये बुरी तरह घायल हो गए और कुछ दिनों में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आप याद रखिएगा कि साइमन कमीशन का विरोध करते समय किस क्रांतिकारी की मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय, ठीक है, जिन्हें पंजाब केसरी, पंजाब का शेर कहा जाता है, उनकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय को पंजाब नेशनल बैंक का संस्थापक माना जाता है, ये भी आप याद रखना। दोस्तों यहाँ पे इरविन लिखा हुआ है, तो इरविन के बारे में एक चीज़ याद रखना, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, ये कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। तो साइमन कमीशन में सभी लोग अंग्रेज होंगे, ये सुझाव किसने दिया था? इरविन ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, ईंधन, खनिज, कोयला तथा पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? दोस्तों ईंधन, खनिज, कोयला तथा पेट्रोलियम ये मिलेगा आपको अपसादी चट्टानों में, अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। दोस्तों मैं बात करूं कोयले के बारे में, तो कोयले की सबसे अच्छी किस्म है आपकी एंथ्रासाइट, कोयले की सबसे अच्छी किस्म है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट के बाद में बिटुमिनस, बिटुमिनस के बाद में आपका लिग्नाइट कोयला और उसके बाद में पीत कोयला, ABLP। तो कोयले की सबसे अच्छी किस्म एंथ्रासाइट होती है, उसके बाद बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पीत कोयला होती है, आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में लिग्नाइट कोयले के भंडार कहाँ मिलते हैं? दोस्तों भारत में लिग्नाइट कोयले के भंडार मिलते हैं आपके नवेली में, तमिलनाडु में एक जगह है नवेली, मुन्नारगढ़ी में आता है ये। नवेली जो है वो लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है, आप याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों एक आपसे पूछेगा झरिया, झारखंड में झरिया है, और झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों झारखंड का झरिया भी कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आप याद रखिएगा, झारखंड का झरिया कोयले के लिए। और एक आपको याद रखना पश्चिम बंगाल का रानीगंज, दोस्तों रानीगंज कोयले की खान भारत की पहली कोयला खदान थी, ये भी आप याद रखना। तो रानीगंज कोयला खदान ये पश्चिम बंगाल में पूछ लेता आपके एग्जाम में, रानीगंज कोयला क्षेत्र ये पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल, क्लियर। अच्छा यहाँ पे लिखा गया पेट्रोलियम, अगर आपसे पूछे भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून में, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में, ये आप याद रखिएगा। तो आपसे पूछा गया था कि कोयला, पेट्रोलियम ये किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो अपसादी चट्टानें होती हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति किन अक्षांशों के बीच होती है? दोस्तों उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो आते हैं इनकी उत्पत्ति होती है 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो पाए जाते हैं। दोस्तों उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कुछ इस रूप में चलते हैं, इस रूप में चलेंगे आपके, जितने ऊपर जाएंगे बड़े होते जाते हैं। तो आपसे पूछेगा क्या उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में बीच में आंख बनती है? तो बिल्कुल उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में बीच में आंख बनती है, ये भी आप याद रखना। और इनके केंद्र में ना दाब कम होता है, केंद्र में दाब कम होने के कारण ये जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं ये वस्तु को उठा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और जब भी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं बहुत मूसलाधार बारिश होती है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जब भी आएंगे तो मूसलाधार वर्षा देखने को मिलेगी, ये भी आप याद रखिएगा, मूसलाधार वर्षा, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में काली कपास मृदा के निर्माण में सहायक सेल है। दोस्तों कहने का मतलब है कि काली मिट्टी का निर्माण जो होता है वो किससे होता है? दोस्तों आपको पता है कि लावे के द्वारा, जो ज्वालामुखी का लावा होता है उसके क्रिया के द्वारा काली मिट्टी का निर्माण होता है। जब जो लावा होता है या मैग्मा होता है वो जम जाता है तो उसके बाद में जो मिट्टी बनती है वो काली मिट्टी होती है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, बेसाल्ट या लावा के जमने से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ये भी आप याद रखिएगा। कपास के लिए सबसे अच्छी होती है। और आपने कभी दक्कन का पठार सुना होगा दोस्तों, दक्कन के पठार, दक्कन का पठार में जो मिट्टी मिलती है वो काली मिट्टी होती है। तो दक्कन के पठार में पाई जाने वाली मिट्टी काली मिट्टी है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो काली मिट्टी है इसका दूसरा नाम क्या है? रेगुर, रेगुर, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर भी होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कपास, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दोस्तों आपको याद रखना है कि केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है, महाराष्ट्र में, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्लोरिडा जल संधि जोड़ती है, दोस्तों फ्लोरिडा जल संधि जोड़ती है, ये किसे जोड़ती है? सही जवाब होगा दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो फ्लोरिडा की जल संधि जो होती है ये मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है दोस्तों। मैक्सिको की खाड़ी ये आपकी उत्तरी अमेरिका में मिलेगी और ये अटलांटिक महासागर है, क्लियर। अच्छा दोस्तों आपसे एक पूछता है पॉक स्ट्रेट,
पाक स्टेट ये कौन से दो देशों के बीच है दोस्तों? पाक स्टेट श्रीलंका और भारत के बीच है। पाक स्टेट श्रीलंका और भारत को अलग करती है, ये भी आप याद रखिएगा, पूछ लेता है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी विशेषता यूएसए से ली गई है? दोस्तों भारतीय संविधान में अधिकांश भाग जो आया है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम से आया है। भारतीय संविधान में जो बड़ा हिस्सा है वो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। लेकिन अमेरिका से कौन सी चीज़ ली गई है दोस्तों? अमेरिका से लिए हैं हमने मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार की अवधारणा हमने अमेरिका के संविधान से ली है। और मौलिक अधिकार जो हैं ये भारत के संविधान के कौन से भाग में मिलेंगे? दोस्तों मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में इनका उल्लेख है और ये भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए हैं। बाकी हमने अमेरिका से वित्तीय आपातकाल भी लिया है। क्वेश्चन आए कि वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया दोस्तों? तो वित्तीय आपातकाल भी अमेरिका से लिया है। और दुनिया में सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? वो अमेरिका का है। 7 अनुच्छेद है दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया विधि का शासन, तो विधि का शासन ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन। और ब्रिटेन से एक नागरिकता लिया है, संसदीय प्रणाली हमने लिया है, रिट का कॉन्सेप्ट लिया है, कैग का पद लिया है ब्रिटेन से, वो सारी चीज़ें। डीपीएसपी की बात करूँ तो आयरलैंड से, डीपीएसपी जो लिए हैं हमने वो आयरलैंड से लिए हैं, ये भी आप याद रखिएगा, आयरलैंड से लिए हैं, ये आप याद रखें। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों संविधान दिवस कब होता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि संविधान दिवस कब होता है, तो 26 नवंबर। क्यों होता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने संविधान को आत्मार्पित व अंगीकार किया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, तारांकित प्रश्नों का उत्तर, तारांकित प्रश्नों का उत्तर संबंधित मंत्री किस रूप में देता है? दोस्तों तारांकित प्रश्नों का उत्तर जो होता है वो मंत्री देगा किस रूप में? तो सही जवाब होगा मौखिक रूप में। तारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर मौखिक रूप में दिया जाता है, आप याद रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन आए कि हमारी संसद में जो पहला मतलब कार्यवाही का पहला घंटा होता है उसको क्या बोलते हैं? दोस्तों हमारी संसद में कार्यवाही का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है, याद रखिएगा इसके बारे में। प्रश्नकाल 11 बजे से स्टार्ट होता है और 12 बजे तक चलता है, याद रखना इसके बारे में। तो तारांकित प्रश्न वे प्रश्न हैं जिनके आंसर मौखिक रूप से दिए जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत के प्रधानमंत्री का पद किस पर आधारित है? दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री का पद हमें बताना है किस पे आधारित है। तो दोस्तों सही जवाब होगा भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित है। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 75(1) में कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है दोस्तों, नियुक्ति होती है, ध्यान रखना। क्या निर्वाचन होता है प्रधानमंत्री का? नहीं, नियुक्ति होती है। नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। व्यवहार में एक चीज़ आप याद रखना, लोकसभा में बहुमत दल का नेता भारत का प्रधानमंत्री होगा। लोकसभा में बहुमत दल का नेता, और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आयु कम से कम होनी ज़रूरी होती है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना आवश्यक है। और भारत में सबसे पहला पीएम जो राज्यसभा से बना दोस्तों इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी भारत में पहली पीएम थी जो राज्यसभा से पीएम बनी थी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो भारत में जो प्रधानमंत्री का पद है वो संविधान द्वारा सृजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उस स्थिति को क्या कहते हैं जब किसी ब्याज पर भुगतान के लिए जब ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए भी ऋण लेने की स्थिति आ जाए? क्या कहेंगे हम इसको? दोस्तों एक ऐसी स्थिति जब ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए ऋण लेने की स्थिति आ जाए तो ऐसी स्थिति को ऋण जाल कहा जाता है, मतलब ऑप्शन ए ऋण जाल कहा जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक सीआरआर निर्धारित करता है, बिल्कुल करता है, एसएलआर निर्धारित करता है और बैंक दर निर्धारित करता है, लेकिन पीएलआर प्राइम लैंडिंग रेट ये रिजर्व बैंक निर्धारित नहीं करता। ठीक है दोस्तों, प्राइम लैंडिंग रेट ये आरबीआई के द्वारा निर्धारित नहीं होती। मतलब क्या होता है प्राइम लैंडिंग रेट? दोस्तों वह ब्याज दर जिस पर बैंक उस ग्राहक को जिसके संबंध में जोखिम शून्य है को ऋण देने के लिए तैयार होता है, उसको बोलते हैं पीएलआर। मतलब एक बैंक किसी को लोन देते समय जो मतलब दर निर्धारित कर रहा है वो है पीएलआर होती है, ये आप याद रखा। पीएलआर बैंक देते हैं जबकि बाकी बैंक दर सीआरआर ये एसएलआर आरबीआई निर्धारित करता है। दोस्तों ये बैंक दर सीआरआर एसएलआर ये आरबीआई की मौद्रिक नीति का हिस्सा होती हैं। मौद्रिक नीति, अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई की मौद्रिक नीति कितने समय के लिए आती है? दोस्तों हर 2 माह के लिए आरबीआई की मौद्रिक नीति आती है।
और आरबीआई की मौद्रिक नीति में रेपो दर कितनी रखनी है, बैंक दर कितनी रखनी है, सीआरआर कितना रखना है, वो सब बातों को मेंशन किया जाता है। तो आप याद रखना, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है, तो आरबीआई बनाता है। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो पीएलआर आप याद रखिएगा, पीएलआर का काम आरबीआई का नहीं है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है? दोस्तों प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है ये कहाँ से निकलता है? सही जवाब होगा प्रोजेस्टेरोन जो होता है दोस्तों एक कह सकते हैं हम कैसा हार्मोन है, तो ये आपका एक स्त्री हार्मोन है और ये निकलता है अंडाशय से। प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये अंडाशय से निकलता है। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। इसका काम क्या होता है, महिला में जो पीरियड साइकिल होती है उसको रेगुलेट करता है और जो इनफेक्ट बांझपन की शिकायत हो सकती है, अनियमित पीरियड हो सकते हैं, वजन बढ़ने की समस्याएं हो सकती हैं, उनको रेगुलेट करने का काम प्रोजेस्टेरोन करता है। अंडाशय से विकसित होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है थायराइड। कभी क्वेश्चन आए कि कौन से भाग को एडम्स एप्पल कहा जाता है, तो दोस्तों एडम्स एप्पल कहा गया है थायराइड को। एडम्स एप्पल किसे कहा जाता है, तो थायराइड को एडम्स एप्पल कहा गया है। यदि आप आयोडीन की मात्रा कम यूज कर रहे हैं तो आपकी थायराइड ग्रंथि फूल सकती है और इससे आपको घेंगा हो सकता है। क्लियर। अच्छा यहाँ पे लिखा गया आपका गर्भाशय। दोस्तों गर्भाशय के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं यूट्रस। यूट्रस ये भी आप याद रखना कि यूट्रस क्या होता है, गर्भाशय होता है। अग्नाशय की बात करूं दोस्तों, एक मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय, पैनक्रियाज बोलते हैं, एक मिश्रित ग्रंथि है, मतलब ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। याद रखना अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। आपसे पूछा गया था कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है, अंडाशय से निकलता है। नेक्स्ट आपका रेफ्रिजरेटर में वस्तुएं ठंडी रहती हैं, ऐसा होने का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों जो फ्रीज होता है उसमें ठंडाई रहती है, इसका कारण है कि संपीड़ित गैस का प्रसार होता रहता है, उसमें जो है होता है वो गैसीय प्रसार होता है। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, गैसीय प्रसार होता है। दोस्तों फ्रीज में कौन सी गैस भरते हैं हम, तो फ्रीज में NH3 अमोनिया को भरा जाता है। इससे पहले आपका फ्रेon का प्रयोग भी किया जाता है, CFC जिसको बोलते हैं। हालांकि अब वर्तमान में जो फ्रेon है इसका प्रयोग नहीं होता, हम अमोनिया का प्रयोग करते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अमोनिया का सूत्र है NH3। तो आपसे पूछा गया कि फ्रीज में वस्तुएं ठंडी क्यों होती हैं, क्योंकि गैसों का संपीड़न होता रहता है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन फिटकरी है? दोस्तों फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज और 24H2O मतलब जल के कितने अणु होते हैं, जल के 24 अणु होते हैं फिटकरी में, आप याद रखिएगा दोस्तों। तो आपसे पूछा गया है कि फिटकरी का सूत्र क्या होता है? दोस्तों फिटकरी का सूत्र होता है आपका पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट। तो पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट ऑप्शन ए, पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट ये फिटकरी का सूत्र होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। मान अगर आपसे पूछा जाए कि फिटकरी रक्त का थक्का जमा देती है किस गुण के कारण, तो फिटकरी स्कंदन के गुण के कारण रक्त का थक्का जमा देती है, याद रखना इसके बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, धातुओं में टाँका लगाने में प्रयुक्त सोल्डर क्या होता है? दोस्तों सोल्डर जो होता है वो टिन का मिश्रण होता है और टिन के साथ हम क्या लगाते हैं, तो लेड। तो लेड और टिन का मिश्रण होता है आपका टाँका। देखो टिन का संकेत होता है Sn और लेड का संकेत होता है Pb, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया तांबा। तांबे का अयस्क याद रखना मैलेकाइट। आपके एग्जाम में आए कभी कि मैलेकाइट किसका अयस्क है? दोस्तों तांबे का अयस्क है मैलेकाइट, और साथ साथ याद रखना क्यूपराइट। तो क्यूपराइट और मैलेकाइट किसके अयस्क हैं? तांबे के अयस्क हैं, याद रखिएगा। क्यूपराइट और मैलेकाइट तांबे के अयस्क हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका जस्ता। जिंक का अयस्क होता है कैलेमाइन, याद रखिएगा कि कैलेमाइन किसका अयस्क है, तो जिंक का अयस्क का है कैलेमाइन। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया एल्यूमिनियम। दोस्तों एल्यूमिनियम का होता है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? दोस्तों एल्यूमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट, और एल्यूमिनियम का सबसे उत्तम जो अयस्क मानते हैं वो मानते हैं बॉक्साइट। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट भी एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। तो आपसे पूछा गया था टांका टिन और शीशे का मिश्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रेनिन एंजाइम किस पर क्रिया करता है? दोस्तों रेनिन एंजाइम का काम है, एक तो दूध का पाचन करता है ये हमारे इसमें, और दूसरा ये प्रोटीन के पाचन में भी सहायक करता है। रेनिन एंजाइम प्रोटीन पर क्रिया करता है और ये आमाशय से निकलने वाले जठर रस से होता है। ठीक है दोस्तों, दूध की जो मात्रा है इसको पचाने के लिए, दूध का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? दोस्तों दूध का पाचन करने के लिए रेनिन एंजाइम उत्तरदायी होता है, याद रखिएगा इसके बारे में। ये प्रोटीन कैसिनोजन को किस में बदल देता है? कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल देता है। खैर इतने डीपली मत जाइए, आप सिंपल याद रखें रेनी एंजाइम दूध का पाचन करता है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका वसा। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है? दोस्तों 1 ग्राम वसा से जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है 9 किलो कैलोरी।
9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम वसा से। आप याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया आपका कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 4 किलो कैलोरी। 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। और हमारी शरीर में क्विक एनर्जी का सोर्स है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन दिवस कब होता है, तो 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस भी होता है, ये भी आप याद रखें। तो रेनिन एंजाइम क्या पाचन करता है, प्रोटीन के पाचन में। दूध में प्रोटीन होता है और दूध में पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, आपका रेनिन होता है। नेक्स्ट आपका मेनिनजाइटिस रोग शरीर में कौन सा अंग प्रभावित करता है। दोस्तों मेनिनजाइटिस जो होता है, देखो मेनिंजिस होता है हमारे दिमाग की लेयर। हमारा दिमाग जिस झिल्ली के अंदर बंद रहता है उसको बोलते हैं मेनिंजिस। अगर इसमें सूजन आ जाए तो आपका जो मस्तिष्क है वो प्रभावित होगा। तो आपसे पूछा गया कि मेनिंजाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है। दोस्तों मेनिंजाइटिस में मस्तिष्क प्रभावित होता है और साथ साथ रीढ़ की हड्डी, क्योंकि मस्तिष्क हमारा जुड़ा हुआ होता है पीछे। तो मेनिंजाइटिस रोग शरीर की रीढ़ की हड्डी व मस्तिष्क को प्रभावित करता है। याद रखिएगा, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसमें क्या होगा कि हमारी जो मस्तिष्क की परत होती है वो सूज जाती है। ठीक है, मस्तिष्क की जो झिल्ली होती है वो सूज जाएगी। क्लियर। अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया यकृत। यकृत इसको लीवर बोलते हैं। लीवर दोस्तों मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है। यूरिया का संश्लेषण करता है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। और लीवर जो होता है, कोई भी अगर आप जहरीला पदार्थ खाते हैं, टॉक्सिसिटी, तो टॉक्सिसिटी को कम करने का काम लीवर का होता है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन ये है कि मानव की सांस नली की लंबाई कितनी होती है। मानव की सांस नली की लंबाई कितनी होती है, ये कमेंट में लिख के आप बताइएगा। मानव की श्वसन नलिका कितनी लंबी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है, 13 सेंटीमीटर कितनी होती है, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। आंत की बात करूं दोस्तों, आंत 2 प्रकार की होती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन, एक लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर तक होती है, ये भी आप याद रखिएगा। और हमारे खाने की फाइनल डाइजेशन कहाँ होती है, छोटी आंत में होती है। आपसे पूछा गया था कि मेनिंजाइटिस कहाँ होता है, तो मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर के भौतिक उपकरण किसमें शामिल किए जाते हैं। दोस्तों आपसे कहा गया है कि भौतिक उपकरण किसमें शामिल किए जाते हैं, तो कंप्यूटर के जो भी भौतिक उपकरण होते हैं वो सिस्टम यूनिट को शामिल करते हैं, इनपुट आउटपुट को, द्वितीयक मेमोरी को, मतलब उपरोक्त सभी को शामिल करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर का जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक है, ये भी आप याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। क्लियर। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर है सिद्धार्थ। याद रखना दोस्तों इसके बारे में कि भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर सिद्धार्थ है। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर ये है आपका परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। दोस्तों विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो बनी थी दुनिया में, वो कौन बनी थी, तो ये अर्जेंटीना की बनी थी और इनका नाम था इसाबेल पेरो। अर्जेंटीना की बनी है इसाबेल पेरो, सही जवाब आपका ऑप्शन ए, इसाबेल पेरो। लेकिन क्वेश्चन आए कि दुनिया की सबसे पहली महिला पीएम, वो है आपकी श्रीलंका की भंडारा नायके, ये भी आप याद रखिएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल है। और मार्गरेट थेचर ये ब्रिटेन की दूसरी महिला राष्ट्रपति है, ये भी आप मार्गरेट थेचर ब्रिटेन की पहली महिला राष्ट्रपति पीएम है, पीएम है, याद रखना, ये भी आप याद रखें। तो पहली महिला राष्ट्रपति इसाबेल पेरो बनी थी दुनिया में, अर्जेंटीना की है। किस राज्य ने पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना की है, तो पत्रकार कल्याण कोष जो बनाया गया है वो बनाया गया छत्तीसगढ़ की सरकार ने, छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ का ना एक डांस याद रखना, पंडवानी नृत्य कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। और एक डांस याद रखना पंथी नृत्य कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। एक याद रखना राउत नाचा कहाँ का डांस है, तो छत्तीसगढ़ का ही डांस है राउत नाचा। पूछा जा सकता है आपसे, आप इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, तो पंडवानी, राउत नाचा और पंथी छत्तीसगढ़ के डांस हैं। और छत्तीसगढ़ में ना एक झरना भी है, इंद्रावती नदी का नाम है, चित्रकोट नाम है इसका। तो चित्रकोट झरना कहाँ पर है, तो चित्रकोट झरना ये आपका मिलेगा छत्तीसगढ़ में, चित्रकोट झरना, ये भी आप याद रखना। इंद्रावती नदी पर है, कहीं पूछा जाए आपसे तो इंद्रावती नदी पर। ठीक है दोस्तों। छत्तीसगढ़ कब बना था, दोस्तों छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर सन 2000 को। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को बना था, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे ना उड़ीसा लिखा गया है, उड़ीसा का एक डांस याद ना, घूमरा डांस। और एक याद है ना गोटीपुआ डांस कहाँ का है, दोस्तों गोटीपुआ डांस भी उड़ीसा का है। पूछा जाए आपसे तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों झारखंड का एक डांस याद है, दुमकच झारखंड का डांस है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र का आपको याद ही है लावड़ी कहाँ का डांस है, तो महाराष्ट्र का डांस है। और कोली, लावड़ी और कोली कहाँ का डांस है, तो महाराष्ट्र का डांस है। नेक्स्ट आपका 13 ताली
तेरह ताली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों तेरह ताली जो लोक नृत्य है वो आपका राजस्थान का होता है। राजस्थान का डांस है तेरह ताली। इसके अतिरिक्त दोस्तों राजस्थान में घूमर किया जाता है, भील जनजाति करती है घूमर। राजस्थान में आपका चरी भी किया जाता है, चरी। कालबेलिया बहुत फेमस डांस है राजस्थान का, कालबेलिया, तो ये भी आप याद रखिएगा, कालबेलिया पूछ लेता है एग्जाम में। और इसके अतिरिक्त सुई सिनी डांस किया जाता है, कठपुतली होता है राजस्थान में, तो बहुत सारे डांस होते हैं राजस्थान में। ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश का याद रखना मांच। मांच कहाँ का डांस है? मध्य प्रदेश का। एक याद रखना गिरदा, गेहूं की फसल पकने पर गिरदा किया जाता है। और एक याद रखिएगा मटकी, मटकी मांच। और एक और याद रखना फूलपाती, तो फूलपाती डांस भी मध्य प्रदेश का है। फूलपाती, मटकी, गिरदा, ये सब मध्य प्रदेश के डांस हैं। ठीक है दोस्तों। सिक्किम की बात करूँ तो सिक्किम में डांस आपको याद रखना चूफाट। चूफाट कहाँ का डांस है? तो सिक्किम का डांस है चूफाट। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है यहाँ पे मरूनी, मरूनी डांस भी किया जाता है, मरूनी डांस। आपसे पूछा गया था तेरह ताली, तो वो राजस्थान का है, मरूनी डांस सिक्किम का है। सिंगी छम्ब भी आप याद रखिएगा, तो पूछा जाए कभी। नेक्स्ट आपका 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? दोस्तों 78वें जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड हुए थे, इसमें सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का अवार्ड मिला था किसे? वो मिला था आपका नोमैडलैंड। नोमैडलैंड को दिया गया था। आपका ऑप्शन बी सही है। दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली फिल्म कौन सी थी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, तो वो है आपकी मदर इंडिया। मदर इंडिया, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों एक ना अभी एक मूवी है RRR, तो इसके बारे में क्वेश्चन है आपके लिए कि इन ट्रिपल आर का मतलब क्या है और ये किस भाषा की मूवी है? RRR किस भाषा की मूवी है और इस 3 R का मतलब क्या है? कमेंट में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट आपका केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों भारत में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उस शहर में है जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, तो मतलब कटक में है। कटक उड़ीसा में है, तो उड़ीसा में केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। अच्छा अगर आपसे पूछता अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो दोस्तों वो मनीला में है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन आए कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया? दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, याद रखिएगा, इसके बारे में पूछ सकता है आपसे। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक में है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुधियाने में है, लुधियाने। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कब बनी थी? तो 23 जून 1894 को बनी थी। 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बनी थी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है, ये भी आप याद रखिएगा। बाकी बीजिंग चीन की राजधानी है, एथेंस ग्रीस की राजधानी है। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट, 50 क्वेश्चन मैं लेके आया था। और ये कैसा लगा आपको मॉक टेस्ट, जल्दी कमेंट में लिख के बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।